सो हाय गाइस, दिस इज मास्टर श्रेयांश देसाई एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 8 सीबीएसई। ओके, चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में यू आर बेसिकली गोइंग टू स्टडी कि क्रॉप्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं एंड प्रोडक्शन के बाद उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ध्यान लगा के पढ़ना, बहुत ज्यादा ईजी है एंड आई विल मेक इट इवन ज्यादा ईजियर फॉर यू। ओके, Paheli and Bojo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day, they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो ये लोग अपने है ना अंकल के घर पे जाते हैं समर वेकेशन में, दे सी सम टूल्स। ठीक है, एंड ये टूल्स के नाम याद रखना बिकॉज आगे ये टूल्स के नाम मेंशन होने वाले हैं। आगे ये टूल्स के नाम मेंशन होने वाले हैं, सो रिमेंबर दीज टूल्स नेम। ठीक है, आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। ठीक है, उसको क्यूरियोसिटी जागी कि ये सारे अलग अलग टूल्स तो है, राइट, बट वो किधर यूज होते हैं, राइट। अगर कोई फार्मर फार्मिंग कर रहा है तो ये सारे टूल्स, अलग अलग टूल्स कौन सी जगह पे और किस तरीके से और कौन से काम के लिए यूज होते हैं, राइट। एनीवन कैन हैव क्यूरियोसिटी, राइट। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। यस, ये तुमने पढ़ा ही होगा कि हर एक लिविंग, लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड में, राइट, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ती है, उसको न्यूट्रिशन कैरी आउट करना पड़ता है। अगर वो न्यूट्रिशन कैरी आउट नहीं करेगा तो वो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और अगर वो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, सिंपल बात है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Last year पढ़ा था photosynthesis, right? Animals including humans cannot make their own food. Yes, हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। और हम क्या नहीं कर पाते? अपना खुद का फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम किस पे डिपेंड करते हैं? किस पे डिपेंड करते हैं हम लोग? दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर हम दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। या प्लांट से हम लोग क्या लेते हैं? सब्जी भाजी, फ्रूट, ये सब लेते हैं। एंड एनिमल्स से हम लोग क्या लेते हैं? एनिमल्स से वी टेक मीट, डेयरी, है ना, एग्स, ये सारी चीजें लेते हैं हम लोग एनिमल्स से, राइट। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? ठीक है, एनिमल्स अपना फूड किधर से लेते हैं? सिंपल बात है, वो लोग भी प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, सिंपल बात है। एग्जाम्पल, फिर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल अगर दूसरे एनिमल को खा रहा है, ठीक है, तो वो अपना फूड कहाँ से ले रहा है? दूसरे एनिमल से, दूसरा एनिमल न्यूट्रिशन ले रहा है वो। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड is utilized by the organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे प्रोसेसेस जो हमने यहाँ पे ऊपर नेम किए हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म को कैरी आउट करने पड़ते हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। ठीक है, हम लोग अपना फूड कहाँ से लेते हैं? हम लोग अपना फूड सिंपली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से लेते हैं। अंडरलाइन दिस। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट अंडरलाइन करवा रहा हूं क्योंकि याद रखना है, हम लोग दोनों से लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ह्यूमंस इन जनरल आर कैटेगराइज्ड एज, ह्यूमंस इन जनरल आर कैटेगराइज्ड एज, है ना, हम लोग को ना ही हर्बीवोर्स ना ही कार्निवोर्स कैटेगराइज किया जाता है। हम लोग को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है? हम लोग को ओमनीवोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओमनीवोर्स। ठीक है, since we all need food, how can we provide food to a large number of people in the country? ठीक है, अब देखो, फूड ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी क्वांटिटीज में हमें चाहिए रहता है ना, हम लोग को फूड बहुत ही ज्यादा मैसिव क्वांटिटीज में चाहिए रहता है। क्यों? क्योंकि कंट्री की पॉपुलेशन धीरे 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 करके लास्ट सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन के डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। अब डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए एक फार्मर को ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। और लैंड देखो, लैंड लिमिटेड है। दुनिया की पॉपुलेशन आज की तारीख में 8 बिलियन है। ठीक है, अगर ये पॉपुलेशन आगे जाके 10 या 12 बिलियन भी हो जाती है तो भी दुनिया थोड़ी बड़ी होने वाली है। दुनिया इज नॉट गोइंग टू ग्रो, दुनिया इज नॉट गोइंग टू ग्रो, ना ही लैंड बढ़ने वाला है। ठीक है, प्रोडक्शन लैंड भी नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन लैंड दुनिया का सेम रहने वाला है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? छोटी लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, छोटी लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, इसी वजह से फूड को लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना पड़ता है। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब देखो, ये चैप्टर को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखा गया है। ये चैप्टर समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। ठीक है, अगर
हम लोग ये सारी चीज समझ पाएंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग का जो फूड प्रोडक्शन का जो साइंस है वो किस तरीके से काम करता है। और एक बार फूड प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद उसका मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। क्योंकि इमेजिन तुम लोग का फूड प्रोड्यूस हो रहा है, फार्मर्स फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट जस्ट इमेजिन वो फूड तुम तक पहुंच ही नहीं रहा, द फूड इज नॉट रीचिंग यू एट ऑल, है ना। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन तो फेल हो गया ना। फूड प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन तुम तक डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा, है ना, तो फेल हो गया, कोई फायदा ही नहीं है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, ठीक है, वो इधर से उधर घूमते रहते थे। दे वर वॉन्डरिंग फ्रॉम ग्रुप इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। हाँ, वो लोग बंजारे होते थे, क्या बोलते हैं उनको, बंजारे बोलते हैं, ठीक है। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह फूड और ये सब के लिए घूमते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, बाद में वो लोग ने एनिमल्स को भी हंटिंग करना चालू कर दिया, ठीक है। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस व्हीट एंड अदर क्रॉप्स, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। हाँ, अगर तुमको जानना है कि एग्रीकल्चर कैसे बॉर्न हुआ तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है। यहां से पीपल वर नोमैडिक, ठीक है, ये अंडरलाइन करो। फिर ये वॉन्डरिंग फ्रॉम ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड टिल एग्रीकल्चर तक, ये इतना पार्ट तुम्हारा बन जाएगा कि एग्रीकल्चर का बॉन्ड कैसे हुआ। कुछ स्कूल्स में पूछते हैं, कुछ स्कूल्स में नहीं पूछते, जानना नेसेसरी है, ठीक है, कुछ नॉलेज होनी चाहिए। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop, ठीक है। अब जब प्लांट्स होते हैं वो सेम काइंड के प्लांट्स एक ही जगह के अंदर, एक ही एरिया के अंदर कल्टीवेट किए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा बड़े स्केल के ऊपर उसका प्रोडक्शन होता है, तो उस चीज को क्रॉप बोलते हैं। उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को क्रॉप बोलते हैं। ये क्रॉप का डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन करो। क्रॉप का डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए आता है। उसका एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल भी लिख लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat, है ना। अगर मैं बोलूं कि wheat का क्रॉप लगाया हुआ है खेत में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि wheat का पूरे के पूरे खेत में सिर्फ wheat और wheat ही भरा हुआ है। You already know that crops are of different types of cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. Yes, है ना, प्लांट, ये क्रॉप्स जो उगाते हैं वो क्रॉप्स का बेसिकली 2 टाइप के मतलब डिस्टिंक्शन होता है, ठीक है। डिस्टिंक्शन होता है, किस बेसिस पे डिस्टिंक्शन होता है, समझो। इनका डिस्टिंक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। कौन से सीजन में ये उगते हैं ना, उनके बेसिस के ऊपर इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यस, है ना। अगर दिल्ली, कश्मीर ऊपर की साइड जाओगे तो वहां पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है। फिर ईस्ट साइड जाओगे, वेस्ट साइड जाओगे, साउथ साइड जाओगे तो बहुत सारे क्या चेंजेस आते हैं वेदर कंडीशंस के अंदर, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं समझो, ठीक है। ये क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। यस, ये क्रॉप्स है ना, वो क्रॉप्स होते हैं जो है ना रेनी सीजन के अंदर सो किए जाते हैं, जिनका बोने का काम है ना, जिसका प्लांटिंग और ये सब का काम है ना रेनी सीजन के टाइम होता है ना, उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ये इसका सेकंड पॉइंट बनेगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये मैंने अंडरलाइन किया वो है, सेकंड पॉइंट इसका क्या है बराबर, दीज आर जनरली ग्रोन फ्रॉम सितंबर टू जून टू सितंबर, है ना। जनरली फ्रॉम, सेकंड पॉइंट को इससे मार्क करते हैं, जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट जनरली एग्जाम्पल होता है, राइट। थर्ड पॉइंट जनरली एग्जाम्पल होता है। अब एग्जाम्पल क्या है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, है ना। सिंपल 3 पॉइंट्स हो गए, जस्ट आउट ऑफ 1 पैराग्राफ यू गॉट 3 पॉइंट्स, एक्सट्रीमली इजी, राइट, है ना। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है, डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल, है ना। क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ठीक है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट सिंपल, सेकंड पॉइंट क्या है, कौन से महीने में, है ना, अक्टूबर टू मार्च।
अक्टूबर टू मार्च, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल होता है, राइट। थर्ड पॉइंट या लास्ट पॉइंट कभी भी याद रखना, द लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखोगे तो आपका एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज दिखाई देता है टीचर को, है ना। द टीचर नो उसकी बच्चे को अपने कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। इसलिए लास्ट पॉइंट हमेशा आपका एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड, है ना। एग्जाम्पल्स हो गई है, ठीक है। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places, ठीक है। बहुत ज्यादा प्लेसेस के अंदर क्या होता है, पल्सेस एंड वेजिटेबल भी ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, समर टाइम पे, है ना। अभी समर वेकेशन खत्म हो गए हैं, ठीक है। अभी तुम्हारी समर टाइम सैडनेस खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। अब है ना क्रॉप प्रोडक्शन की है ना कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस होती है। अब वो प्रैक्टिसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, इजी है बट तुमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। When paddy cannot be grown, why paddy cannot be grown in the winter season? Genuine question, ठीक है। Paddy requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season. Yes, irrigation, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए what is really 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 important? Irrigation. इरिगेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इरिगेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज वाई पैडी, पैडी का मतलब क्या होता है, पैडी का मतलब होता है राइस, है ना। पैडी का मतलब होता है राइस। पैडी इसीलिए कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है, रेनी सीजन में। एक्सट्रीमली सिंपल, राइट। अंडरलाइन कर लो, कभी कभी इंपॉर्टेंट बन सकता है। सॉरी, दिस वन, यस, ठीक है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. ठीक है, cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. ठीक है, सिंपल है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस. यस, बहुत सारे लोगों के घर पे आपने देखे रहेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं. ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी डेकोरेटिव प्लांट्स जो डेकोरेशंस के लिए घर पे लगाए जाते हैं, जो घर पे शो किए जाते हैं. दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब है एग्रीकल्चर कैरी आउट करने के लिए जो प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है उन्हें बोला जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. समझने के लिए इतना समझ लो, ठीक है. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बहुत सारी होती है, ठीक है, इतना याद रखना. फार्मर्स जो है हमारे देश के अंदर दे वर्क एक्सट्रीमली हार्ड. एंड ये तो है ना कुछ कुछ ये जो आप आपकी स्क्रीन पे 7 पॉइंट्स देख रहे हो, ये 7 पॉइंट्स आर जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देम. ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहला काम क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब कि तुम लोग जो सॉइल के ऊपर खेती करने वाले हो उस सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है. ठीक है, उस सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है. सॉइल को क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि सॉइल को अभी थोड़े टाइम बाद सॉइल के अंदर से सब न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होने वाले हैं. थोड़े टाइम बाद सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स और सारी चीजें यूटिलाइज होने वाली है, तो सॉइल को भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, इसलिए सॉइल का प्रिपरेशन करना पड़ता है. फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकेंड वन इज सोइंग. सोइंग का मतलब होता है तुम जो बीज बोते हो ना उसको बोलते हैं सोइंग. वेरी सिंपल, नो नीड टू एक्सप्लेन. एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. अब मैन्योर्स क्या होता है, मैन्योर्स यानी आप ऐसा समझ लो कि नेचुरल फर्टिलाइजर होता है. बाद में मैं बताऊंगा मैन्योर डिटेल में क्या होता है, राइट. अभी के लिए इतना समझ लो, राइट. फर्टिलाइजर्स केमिकल वाले, है ना, जो आपकी फील्ड को ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं. ठीक है, ये भी पार्ट सिंपल है, ये चीज ऐड कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज इरिगेशन. इरिगेशन यानी पानी डालना, है ना. इरिगेशन का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में पानी डालना. ठीक है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. अब वीड्स क्या होते हैं, ठीक है, वीड्स यानी जो रैपर्स फूकते हैं वो नहीं. वीड्स का मतलब होता है एक ऐसे टाइप के प्लांट्स जो आपके प्लांट का यानी आपके क्रॉप का न्यूट्रिशन सूख लेते हैं या सोख लेते हैं. ठीक है, आपके प्लांट को वो डैमेज करते हैं. कैसे डैमेज करते हैं, उनका न्यूट्रिशन चोरी करके.
ठीक है, वो उनका न्यूट्रिशन दूसरे वो ले लेते हैं, प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स ले लेते हैं, और वो अनवांटेड प्लांट्स को बोला जाता है वीड्स। ठीक है, ठीक है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है काटना, ये क्रॉप को काटने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। सिंपल, स्टोरेज बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ठीक है, एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सॉइल। सिंपल बात है, सॉइल अगर अच्छा नहीं होगा तो क्रॉप अच्छा नहीं होगा, वेरी सिंपल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, है ना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न एंड लूजन इट। ठीक है, सॉइल को लूज होना चाहिए, सॉइल को एकदम कड़क नहीं होना चाहिए। इफ द सॉइल इज एक्सट्रीमली हार्ड, उसके ऊपर खेती प्रॉपरली नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उस सॉइल के अंदर, है ना, जगह क्रिएट करनी चाहिए सो दैट एयर कैन पास थ्रू इट। ठीक है, दिस अलाउज रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। यस, उसके अंदर रूट्स भी जाने चाहिए और एयर भी जानी चाहिए। ठीक है, द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीद, है ना। यहाँ पे क्यों लिखा है, देखो, ब्रीद, है ना, ब्रीद लिखा है कि नहीं यहाँ पे? ब्रीदिंग ऑफ द रूट्स इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग ऑफ द रूट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, समझ गए। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, दिस इज द सेकंड पॉइंट, इसको भी अंडरलाइन करो, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसका कलर, कीप इट ग्रीन। ठीक है, रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ये हो गया सेकंड पार्ट। एंड लूज सॉइल अलाउज रूट्स टू ब्रीथ, ठीक है, easily even when they go deep into the soil. ठीक है, why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? सिंपल बात है, अगर लूज होगा सॉइल तो एयर उसके अंदर पास कर पाएगी, एंड एयर उसके अंदर पास कर पाएगी तो उसका ब्रीदिंग कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। ठीक है, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। यस, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि माइक्रोबियल, देखो, हमेशा ऐसा नहीं है, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है कि माइक्रोब्स खराब होते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स आर समटाइम्स एक्सट्रीमली गुड फॉर अस एज वेल। ठीक है, फ्रेंडली माइक्रोब्स उसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये उसकी बात की जा रही है, फ्रेंडली माइक्रोब्स की। ठीक है, कुछ कुछ माइक्रोब्स खराब भी होते हैं प्लांट के लिए, जो प्लांट को, पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देते, तो यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, अंडरलाइन करो, द लूजेंड सॉइल। ठीक है, द लूजेंड सॉइल helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. Simple, ठीक है, extremely simple. ठीक है, these organisms are friends of the farmer since they, simple, जैसा मैंने बोला, since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ठीक है, ये क्या ऐड करते हैं सॉइल के अंदर? ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक लेयर होती है जो सॉइल के ऊपर ऐड करते हैं ये लोग। ह्यूमस क्या होता है? एक लेयर होती है जो इसके ऊपर ऐड करते हैं ये लोग। ठीक है, समझ गए? ठीक है, the loosened soil helps in growth of earthworms and microbes present in the soil. These microorganisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. अब देखो, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस वो होता है जब, देखो, प्लांट्स की लीव्स होती है, राइट, लीव्स होती है, वो जमीन पे गिर जाती है। ठीक है, जमीन पे गिर जाती है, तो व्हाट हैपेंस इज, ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उसका डीकम्पोजिशन करते हैं। लास्ट ईयर पढ़ा था ना कि डीकम्पोजिशन करने वाली चीजें होती है, डीकम्पोजिशन करने वाले माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उसका डीकम्पोजिशन करते हैं, और डीकम्पोजिशन होने के बाद क्या कर देते हैं? वो डीकम्पोजिशन होने के बाद जो बनता है वो उसे बोला जाता है ह्यूमस, उसे बोला जाता है ह्यूमस। इसी की बात चल रही है, लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ह्यूमस से सॉइल की फर्टिलिटी भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, राइट। अंडरलाइन, ऑर्गेनिजम्स
These organisms are the friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. समझ में आया? But why the soil needs to be turned and loosened? Simple बात है. You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, waters, air, and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plant. Simple बात है. ठीक है? सिंपल बात है. कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? वो डेड हो गया, वो डेड हो गया. अब वो डेड हो गया तो क्या हो गया? वो उसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? उसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा. डीकम्पोजिशन होने के बाद क्या होगा? वो सॉइल के अंदर ऐड हो जाएगा. अब सॉइल के अंदर ऐड हो गया तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई? सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो गई, सॉइल फर्टाइल बन गया, है ना. अब सॉइल फर्टाइल बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रूट्स है, बराबर, और ये स्टेम है. अब ये सॉइल फर्टाइल बन गया तो व्हाट हैपेंड? सॉइल फर्टाइल बन गया तो ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे रूट्स के द्वारा, सारे के सारे रूट्स के द्वारा क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे. एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? प्लांट के अंदर जाएंगे, है ना. प्लांट के अंदर जाके प्लांट को बेनिफिट करेंगे. ये this is how the cycle works, this is how the cycle of life works, this is how the cycle of nutrition works. समझ गए? yes. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना. दिस इज इंपॉर्टेंट, इतना भी ज्यादा नहीं, बट कभी कभी यू कैन गेट अ शॉर्ट आंसर आउट ऑफ इट. ओके, हाँ, यहाँ सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर्स एंड सम लिविंग एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ से लेके प्लांट्स तक. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द plants. Since only a few centimeters of top layer of soil supports plant growth, turning and loosening the soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plant can use these nutrients. Yes, है ना. Turning and loosening the soil, इसका मतलब क्या है? सिंपल बात है, समझ लो. ठीक है, ये लेयर्स बना रहा हूँ मैं सॉइल की. ठीक है, टर्निंग एंड लूजनिंग. ठीक है, टर्निंग एंड लूजनिंग का मतलब क्या है कि ये जो सॉइल है, ये जो, ठीक है, ये जो सॉइल है वो सॉइल क्या है? नीचे का सॉइल है, राइट. वो नीचे का सॉइल ऊपर लाना है ना. नीचे का सॉइल ऊपर लाना है, इसीलिए हम सॉइल को टर्न एंड लूजन करते हैं. इसीलिए हम सॉइल को टर्न एंड लूजन करते हैं. ठीक है, इन शॉर्ट ये पूरा मिक्स हो जाना चाहिए. इन शॉर्ट ये पूरा मिक्स हो जाना चाहिए. ठीक है, दिस, है ना. इसीलिए हम टर्निंग एंड लूजनिंग करते हैं सॉइल का. इसलिए हम टर्निंग एंड लूजनिंग करते हैं सॉइल का. ठीक है, क्यों? क्योंकि असली प्लांट का जो असली जो ग्रोथ होता है ना, असली जो ग्रोथ होता है वो कुछ ही पार्ट्स में होता है सॉइल के. और वो कौन सा पार्ट है? ये अपर पार्ट. सिर्फ ये अपर पार्ट है ना, वही अच्छे से प्लांट ग्रोथ सपोर्ट करता है. इसलिए क्या करते हैं? थोड़ा बहुत मिक्सिंग करते हैं. थोड़ा इधर आ गया, 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 है ना. इसलिए उसका मिक्सिंग इंपॉर्टेंट बन जाता है. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सिंस ओनली अ फ्यू, हाँ ये तो पढ़ लिया, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट. ठीक है, दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. समझ गए? नथिंग इंपॉर्टेंट, मतलब ये पॉइंट. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, टिलिंग एंड प्लोइंग यानी the process of loosening and turning of the soil is called tilling and plowing. is called tilling and plowing. underline करो, important है. this is done by using a plow. हाँ, अब प्लो के बारे में बताता हूँ. ठीक है, प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. ठीक है, या फिर ये लकड़ी के बने होते हैं या लोहे के बने होते हैं. क्या होता है मैं बताऊंगा. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. यस, प्लोइंग देखो दो तरीके से होती है प्लोइंग. या फिर एक मशीन के द्वारा होती है प्लोइंग, या फिर वो गाय भैंस को आगे बांध देते हैं और पीछे एक सॉर्ट ऑफ क्लॉ जैसा रहता है. ठीक है, जस्ट इमेजिन एक ईगल का क्लॉ है और वो जमीन के अंदर जा रहा है एंड दैट इज मेड अप ऑफ मेटल या फिर वुड. और वो उसको आगे बुलक कार्ट्स या बुल्स या काउस को ऐसे बांध देते हैं और ऐसे वो क्लॉ को खींचते हैं. अब वो क्लॉ कैसा होता है? आई ड्रॉ एंड शो इट टू यू गाइस. ठीक है, सॉर्ट ऑफ ऐसा रहता है.
ठीक है, यू गेट इट, ऐसा रहता है। एंड यहाँ से फिर वो ऐसे बांध देते हैं उनको, वो जो भी गाय भैंस जो भी होते हैं, गधे या जो भी उनकी अवेलेबल वो रहता है, ठीक है, अवेलेबल कैटल रहते हैं उनके पास, उनको बांध देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्रम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। हाँ, अभी क्रम्स क्या होते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ स्कूल वाले पूछ लेते हैं। ठीक है, द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये क्रम्स को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। यस, फील्ड का लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फील्ड का लेवल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फील्ड लेवल्ड नहीं होगी तो फार्मिंग, इरिगेशन, सोइंग, ये सारी चीज़ों के अंदर इन जनरल प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ये लेवलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। हाँ, अब ये लेवलिंग कैसे होती है, सिंपल बात है, लेवल लेवल लेवलिंग लेवलर। ठीक है, सिंपल बात है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, बट याद रख लेना। इसलिए एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे कर देता हूँ, लेवलिंग लेवलर। ठीक है, आगे, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। हाँ, अब मैन्योर क्या होता है, मैंने बोला था नेचुरल फर्टिलाइजर जो वेस्ट प्रोडक्ट से बनते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट से बनते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, है ना। अब मैन्योर और सॉइल का मिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, मैन्योर डाल देते हैं, है ना, मैन्योर डाल देते हैं। अब मैन्योर भी सॉइल के अंदर हो, मतलब जा चुका है, तो क्या करते हैं कि फिर टिलिंग एंड प्लोइंग करते हैं ना, तो पूरा सॉइल के अंदर एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है मैन्योर। तो ये अच्छी बात होती है। देयर द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। हाँ, अब सॉइल के अंदर पानी वानी डाला जाता है, इरिगेशन किया जाता है। ठीक है, बिफोर सोइंग, उसके अंदर बीज बोने से पहले ये किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, हाँ, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये प्लो है, ये प्लो है, ये देखो ये बांधा हुआ है, ये बीम है उसका। ठीक है, ये बीम है उसका, बराबर। अब इस चीज को क्या बोलते हैं पता है, इसको प्लो शाफ्ट बोलते हैं। इस चीज को, इस चीज को प्लो शाफ्ट बोलते हैं, इस चीज को। ठीक है, अब ये जो सबसे नीचे का पार्ट जो दिख रहा है ना, उसको ग्रीन से बताओ, ये, इसको प्लोशेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस चीज को, प्लोशेयर। यही असली पार्ट है जो ऐसे पॉइंटेड रहता है पेंसिल की तरह। ठीक है, और यही असली में है ना जमीन के अंदर जाता है और उसको खोदने का काम करता है। समझ में आया, दिस इज योर प्लो, दिस इज योर स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल प्लो। मॉडर्न प्लोज बहुत ज्यादा एडवांस्ड होते हैं और बहुत ऐसे दिखते भी नहीं है। ये देखो, ये कैसा सिंगल है ना, ऐसे सिंगल होते ही नहीं है वो ऐसे होते हैं, ये ऐसा, ये एनिमल के ऊपर जा रहा है ये बीम तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया नीचे, ये जा रहा है, ये तुम्हारा प्लोशेयर हो गया, ये प्लोशेयर तुम्हारा नीचे जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर भी ऐसे वो रहता है। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारे ऐसे स्पाइक्स हो गए। ठीक है, सॉरी, प्लो, ये तुम्हारा प्लो शाफ्ट हो गया, ये तुम्हारा प्लो शाफ्ट हो गया। दिस इज योर प्लो शाफ्ट। ठीक है, दिस इज योर बीम एंड दिस इज योर प्लोशेयर, दिस इज योर प्लोशेयर। समझ गए। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये मॉडर्न वाला वो है। ठीक है, the next topic that we are going to start is agricultural implements. Agricultural implements, okay. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. अब देखो, soil के जो clumps होते हैं ना, उनको break down करना बहुत ही ज़्यादा necessary होता है ताकि farming अच्छी तरीके से हो। This is done with the help of various tools, और वो tools का नाम है ये प्लो हो एंड कल्टिवेटर। प्लो हो एंड कल्टिवेटर, ये टूल्स का नाम है। ठीक है, प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। अब देखो, मैंने पीछे ही बता दिया प्लो क्या होता है। ठीक है, अब जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे बस अंडरलाइन करते जाना। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। मेन इसका काम है ये टर्निंग द सॉइल, मेन इसका काम है ये टर्निंग द सॉइल। ठीक है, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। पहले ही बता दिया है।
इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। इसके पहले मैंने इसके नीचे फिगर बना दिया है प्लोशेयर कैसा होता है, ठीक है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज द लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड द प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अंडरलाइन करना है तो कर लेना, ठीक है। ये अंडरलाइन कर देता हूं तुम्हारे लिए, मेन पार्ट से लेके प्लो शाफ्ट तक। There is a handle at the end of the one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on bull's neck, ठीक है। वो बीम होती है वो बुल की नेक के ऊपर प्लेस्ड होती है, वो फिगर देख लेना, ठीक है। द इंडिजिनियस वुड प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउअडेज, ठीक है। अब जो मॉडर्न तरीके से आयरन प्लोज आ गए हैं वो उसे रिप्लेस करते जा रहे हैं, ठीक है। द सेकंड वन इज हो, ठीक है। द सेकंड वन इज हो, ठीक है। अब हो के बारे में पढ़ेंगे। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, ठीक है। ये रिमूविंग और रिमूविंग वीड्स को निकालने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए यूज किया जाता है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ठीक है। सिंपल है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। हाँ, इसके अंदर है ना पीछे एक बेंट प्लेट होती है, उसका आगे है ना मैं डायग्राम दिखाऊंगा, ऐसी बेंट प्लेट होती है। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade and is pulled by animals, ठीक है। अब ये देखो हम लोग ने प्लो के अंदर कैसे पढ़ा था, हो भी सिमिलर है, हो भी सिमिलर है, ठीक है। अब ये हो काम कैसे करता है ये देख लो एक बार फटाफट से, ठीक है। ये बीम है, ये क्या है, बीम है, ये देखो मार्क कर, ये बीम है, ये एनिमल की नेक के ऊपर आती है। किधर आती है, एनिमल की नेक के ऊपर आती है। ये पूरा इतना ऐसा बड़ी सी बीम रहती है, ठीक है। ये एनिमल की नेक के ऊपर आती है। अब फिर ये क्या है, ये तुम्हारा हमने जो हो के अंदर जो पढ़ा था ये क्या है, ये प्लो शाफ्ट है, ये प्लो शाफ्ट है, ठीक है। प्लो शाफ्ट है। और ये प्लो शेयर जो होता है ना, प्लो शेयर, वो प्लो शेयर की जगह यहाँ पे ना एक बेंट प्लेट दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है, ये दिस वन इज द बेंट प्लेट, ठीक है। दिस वन इज द बेंट प्लेट, यहाँ पे ऐसी बेंट प्लेट दे दी जाती है। अब इसका काम क्या होता है देखते हैं, ठीक है। ये है ना सॉइल को लूज करने का काम करता है। क्या करता है, सॉइल को लूज करने का और उसको टर्न करने का काम करता है और वीड्स रिमूव करने का काम करता है। ये इसका प्राइमरी फीचर है, प्राइमरी फीचर है, अंडरलाइन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पार्ट है ना, ये एक ब्लेड की तरह काम करता है ना, वो ब्लेड की तरह सॉइल को कट करता जाता है, उसको लूजन करता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। यस, ये मोर मॉडर्न अप्रोच है, ये मोर मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। कल्टीवेटर कैसा होता है, एक ट्रैक्टर होता है आगे और ट्रैक्टर के पीछे है ना ऐसे बहुत सारे है ना ब्लेड जैसी चीजें लगा दी जाती है, ठीक है। अब वो ब्लेड जैसी चीजें को ट्रैक्टर जोर से खींचता है तो काफी एक ज्यादा एरिया में उसका कवरेज मिलता है और ज्यादा उससे कल्टीवेशन पॉसिबल है, ज्यादा टेलिंग और प्लोइंग पॉसिबल है शॉर्ट टाइम के अंदर, ठीक है। द यूज ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। यस, अब देखो यहाँ पे है ना लेबर और टाइम दोनों बच जाता है। ट्रैक्टर इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, बट अगर तुम वही वही काम अगर बुल से या गधे से या कोई और एनिमल से करवाने जाओगे तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो काम 3 दिन में होने वाला होगा एक बड़ी फील्ड का, वो 10-12 दिन लग जाएंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए कल्टीवेटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब कल्टीवेटर का डेफिनेशन चाहिए ना तो ये अंडरलाइन कर लेना, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर यूज्ड सेव्स लेबर एंड टाइम, है ना। ये उसका डेफिनेशन तो नहीं है, बट डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो आप ये लिख सकते हो कि ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है एक मॉडर्न प्लो एंड उसी को यूज करके कल्टीवेशन किया जाता है। ये बन जाएगा तुम्हारा डेफिनेशन, ये इसको कोई रॉन्ग नहीं बोल सकता जेन्युइनली, ठीक है। सोइंग, सोइंग का मतलब क्या होता है, बीज बोना, उसको बोलते हैं सोइंग। सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। सोइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। हाँ, अगर अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे तो ही फार्मिंग पॉसिबल होगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अच्छी क्वालिटी का कैमरा होगा तो अच्छे फोटोज आएंगे। सिमिलरली अगर सीड्स अच्छी क्वालिटी के होंगे तो एंड प्रोडक्ट भी यानी आउटपुट भी अच्छा ही आएगा, सिमिलर, ठीक है। एनालॉजी समझे।
तो बिफोर सोइंग सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी एंड क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड, है ना। अब ये इसका नाम क्या होता है ना, वो याद रख लेना। उसको बोलते हैं HYV सीड्स। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, HYV सीड्स बोला जाता है उसे। HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी बोला जाता है उसको। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। Selection of seeds. One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. कुछ कुछ सीड्स देखो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से हॉलो होते हैं। तो वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स बिल्कुल भी नहीं है, वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स बिल्कुल भी नहीं है। Are there seeds which float on water? Would these be lighter or heavier than those who sink? Why would, देखो अब मैंने तुमको बता दिया उसका रीजन। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस टर्न लाइटर। ये उसका रीजन है, अंडरलाइन कर लेना। डैमेज्ड सीड्स होते हैं ना, वो लाइटर होते हैं, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। सिंपल बात है। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। ये एक मार्क में तुमको आ सकता है, ये एक मार्क में तुमको डेफिनेटली आ सकता है कि हेल्दी सीड्स को डैमेज्ड सीड से कैसे अलग करते हैं। तो उसको पानी के अंदर डाल देते हैं। जो भी फ्लोट करते हैं वो कैसे होंगे? वो डैमेज्ड सीड्स होंगे। और जो भी फ्लोट नहीं करेंगे, जो भी नीचे के नीचे सिंक हो जाएंगे, वो कैसे सीड्स होंगे? वो अच्छे सीड्स होंगे। ठीक है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। ठीक है। अब देखो सोइंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि सोइंग कैसे करते हैं, सोइंग कैसे करते हैं। ठीक है। अब देखो ट्रेडिशनल टूल है सोइंग का। ठीक है। द ट्रेडिशनल टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। हाँ, एक बड़ी सी फनल जैसा होता है। अगर जिसको भी नहीं पता फनल क्या होता है तो मैं उनके लिए बना के बता देता हूँ फनल कैसा दिखता है। ठीक है। एक ऐसा वी शेप होता है, ऐसा वी शेप होता है। ठीक है। लेकिन उसके आगे ना एक लंबी सी ट्यूब होती है, उसके आगे एक लंबी सी ऐसी ट्यूब होती है। थोड़ा सा गलती हो गई। ऐसे ना उसके और नीचे एक थोड़ा सा शार्पनेस रहता है, नीचे थोड़ा सा हल्का सा ऐसा शार्प रहता है, और ऐसे नीचे यहाँ से खुला हुआ रहता है। ठीक है। पूरा हॉलो रहता है। ठीक है। ये पूरा का पूरा ऐसा हॉलो रहता है और ऊपर से ऐसा सर्कुलर वो रहता है। ठीक है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इतने पार्ट को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, इतने पार्ट को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। ऐसे ब्राउन किधर गया ये। ठीक है। इतने पार्ट को ऐसे सॉइल के अंदर पोक कर दिया जाता है। ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये ग्रीन ग्रीन जो है ना डॉट्स, वो सीड्स है। क्या है? वो सीड्स है। वो सीड्स को ऊपर से डालते हैं, वो सीड्स को ऊपर से क्या करते हैं, डालते हैं। वो सीड्स ट्रैवल करते हैं और सीड्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं और सॉइल के अंदर चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। ये सीड्स क्या हो गए, सॉइल के अंदर चले गए। ठीक है। फिर हल्के से इसको बाहर निकाल लिया जाता है, फिर हल्के से इसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है। और जैसा ही इसको बाहर निकालते हैं वापस से फिर उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है। ठीक है। तो फिर वो अंदर चले जाते हैं। ठीक है। दिस इज हाउ ये वर्क करता है। ठीक है। ये फनल शेप्ड टूल, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। The seeds are filled into funnel passed down through 2 or 3 pipes having a sharp end. ठीक है। These ends pierce into the soil and place seeds there. समझ में आ गया? जो चीज मैंने हिंदी में समझाई उसी चीज को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है। जिसको समझ में आया हो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया है एक बार रिकॉर्डिंग बैक करके वापस देख लो। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड देखो ऐसा काम करता है, ऐसा है ना, जैसा मैंने बताया। ये देखो ये रहा, समझ गए? ये रेड वाले से करते हैं, ये देखो ये, है ना, समझ गए? ये है वो, ये वो फनल शेप्ड टूल है। ये ट्रेडिशनल टूल है, पुराने जमाने में यूज होता था, बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में आज भी यूज होता है। ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक सीड ड्रिल है। नाउअडेज द सीड ड्रिल। ठीक है। ये देखो ये फिगर है सीड ड्रिल का, है ना। ये देखो बहुत बहुत अच्छा टूल है, और कैसे यूज होता है मैं भी बताता हूँ। ठीक है। जैसा वो फनल वाला पार्ट है ना, मैंने बताया ना ऊपर
ऊपर सीड्स डाल देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे सीड्स डाल देते हैं, है ना, इतने पार्ट में ऐसे सीड्स डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये नीचे का पार्ट है ना, ये ट्यूब्स है, ये सारी की सारी जो तुमको दिख रही है ना, ये सारी की सारी क्या है, ट्यूब्स है। ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है ना, ये सारी ट्यूब्स है। वो सीड्स को ट्रांसपोर्ट करती है इस रीजन से इसके अंदर, इस रीजन से इसके अंदर वो सीड्स को ट्रांसफर करती है, क्या करती है, ट्रांसफर करती है। एंड फिर ये देखो, ये भी शार्प है, ये एंड जो देख रहे हो ना, ये भी शार्प है, शार्प एंड है, ये शार्प एंड है, ठीक है। वो सॉइल के अंदर जाता है और ये सीड्स को सॉइल के अंदर आराम से प्लेस कर देता है। ये इतना पार्ट है ना, ऐसे सॉइल के अंदर चला जाता है, इतना पार्ट, ठीक है, ऐसे सॉइल के अंदर चला जाता है। ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, ठीक है, समझ गए, काफी इजी है। आगे बढ़ते हैं। सीड ड्रिल, नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। हाँ, ये ट्रैक्टर्स के पीछे लगाया जाता है, ये बुलक कार्ट्स के पीछे नहीं लगाया जाता, ठीक है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, ठीक है। अब देखो, वो मैनुअल है, ठीक है, ये मैकेनिकल है। मैनुअल चीजों के अंदर है ना, गलती का स्कोप रह जाता है, कभी कभी इंसानों से गलती हो जाती है, तो कभी कभी वो सीड्स को ज्यादा डीप डाल देते हैं, कभी कभी वो सीड्स को ज्यादा ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। ऊपर डाल देंगे तो क्या होगा, बर्ड्स और दूसरे छोटे एनिमल्स होते हैं वो खा जाएंगे, और बहुत ज़्यादा नीचे डाल देंगे तो उसको न्यूट्रिएंट्स और ये सब रीच करने में प्रॉब्लम होगी। तो बहुत परफेक्ट होना चाहिए ये प्रोसेस, ठीक है। तो ये सीड ड्रिल उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए ये उसका एडवांटेज हो गया, ठीक है। ग्रीन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, एडवांटेज है, ठीक है। गेट्स, it ensures that seed gets covered by the soil after sowing. Yes, this protects the seeds from being eaten by birds and small animals. Sowing by using a seed drill save time and labor. ये देखो एडवांटेज है, ये क्या है, एडवांटेज है, लिख लेते हैं यहाँ पे अगर याद नहीं रहता तो, ठीक है, एडवांटेज लिख लो, ठीक है, ये एडवांटेज है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ नर्सरी नियर माय स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दैट, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। यस, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको है ना पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है, एंड फिर उसको जहाँ पे है ना उसका सीडलिंग बना दिया जाता है, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पे लगाना होता है वहाँ पे मैन्युअली लगा देते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बॉक्स करो, स्टार करो, है ना, इसके सर पे स्टार कर देते हैं ना, इसको बुकी बना देते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of the plant, ठीक है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स। हाँ, अभी देखो बहुत ज्यादा पास पास में लगा देंगे ना तो प्लांट्स के अंदर क्या होगा, बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। वो प्लांट्स है, ठीक है, वो प्लांट्स है, इसलिए उनको न्यूट्रिशन चाहिए रहता है। अगर प्लांट्स के लिए प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के लिए फाइट होने लग जाएगी तो दोनों में से कोई एक प्लांट मुरझा जाएगा। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट, दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। यस, इसी की वजह से क्या होता है, प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलते हैं फ्रॉम द सॉइल। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमको कोई केज में डाल दिया, मैंने तुमको है ना एक केज में डाल दिया और तुम्हारे सामने है ना बहुत सारा खाना रखा है, ठीक है, लेकिन केज में मैंने एक दूसरे इंसान को भी डाल दिया और मैं बोलूँ फाइटिंग करो, मारा मारी करो, जो जीतेगा उसको केज में खाना मिलेगा, ठीक है, हंगर गेम्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये हंगर गेम्स चलेंगे, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दो अलग अलग केज में खाना रख दूं और तुम दोनों को अलग अलग केज में डाल दो तो ऑब्वियसली बात है दोनों सर्वाइव कर लेंगे, सिंपल बात है। यही प्लांट्स के साथ भी होता है, यही प्लांट्स के साथ भी होता है। अंडरलाइन कर लो, दिस अलाउज प्लांट्स को बेनिफिट, क्या बेनिफिट होता है, दिस अलाउज द प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, सिंपल बात है, ठीक है, सिंपल बात है। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। हाँ, कभी कभी प्लांट्स को है ना अलग अलग भी करना पड़ता है ताकि ओवर क्राउडिंग से बचा जा सके, ओवर क्राउडिंग से बचा जा सके। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हेल्दी ग्रोन ऑफ प्लांट
हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। यस, ये मैंने पहले बता दिया था, लेकिन अभी तुम इसको अंडरलाइन कर सकते हो, है ना। सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं ताकि प्लांटिंग खेती अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म, द प्लांट्स वर वीक, व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स से ग्रो बेहतर करते हैं, भले वो सेम फील्ड के हो, सेम मतलब प्रजाति के हो, सेम स्पीशीज के हो, सब कुछ सेम हो, तो भी कभी कभी कुछ प्लांट से दूसरे प्लांट से बेहतर ग्रो करते हैं। उसका रीजन समझो। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। सॉइल है ना, क्या करता है पता है, प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स को मिनरल्स सप्लाई करता है, प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉरी प्लांट्स को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। हाँ, ये क्या होते हैं, ये एसेंशियल होते हैं किसके लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। अब देखो कभी कभी क्या होता है पता है, ठीक है। एक प्लांट है एक एरिया में जिसे उगाया गया है, एक प्लांट है एक जिसको एरिया में उगाया गया है, ठीक है। ये सॉइल है, ये बॉक्स है, ठीक है। ये सॉइल है, अच्छी क्वालिटी का सॉइल है, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि ये जो जितना भी ब्राउन पार्ट दिख रहा है ना तुमको, वो फर्टाइल है, वो क्या है, फर्टाइल है, ठीक है। ये फर्टाइल है, ठीक है। और जितना भी पार्ट धीरे धीरे व्हाइट होता जाएगा ना, वो अनफर्टाइल हो रहा है, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं, ये इरेजर ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं तुमने फर्स्ट पहले उसमें ये इतने उसमें कुछ उगाया, ठीक है। पहले उसमें इतने उसमें तुमने कुछ उगाया, ठीक है। अब फिर मान लेते हैं इसमें कुछ उगाया तुमने, यहाँ पे उगाया उगाया, देखो पहला सीजन खत्म हो गया और देखो सॉइल की हालत थोड़ी सी खराब हो गई है, सॉइल की हालत थोड़ी सी खराब हो गई है। अब मान लो तुम दूसरा सीजन और कुछ प्लांट उगा रहे हो, दूसरा सीजन मतलब अगले 4-5 महीने बाद, ठीक है, और प्लांट्स उगा रहे हो तुम इतनी ही फील्ड में। अब देखो सॉइल की हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब देखो कितना सारा सॉइल अनफर्टाइल है और कितना सारा सॉइल फर्टाइल है, ठीक है। मान लो तीसरा सीजन तुम और कुछ उगा रहे हो, अब देखो सॉइल की हालत कितनी खराब हो गई है। ये सॉइल बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं बचा है, जो जो थोड़ा बहुत बचा है, दैट इज नॉट फिट फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू क्रॉप्स, है ना। ये इतना पार्ट फिट नहीं है न्यू क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए। इसलिए कभी कभी क्या किया जाता है, बीच बीच में लेग्यूमिनियस प्लांट्स उगाए जाते हैं, है ना। लेग्यूमिनियस क्या प्लांट्स क्या होते हैं, 7th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ाया था, राइट, कि नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, और नाइट्रोजन सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर देता है। देखो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो गई, क्यों, क्योंकि हम लोग ने क्या उगाया, हम लोग ने क्या उगाया, लेग्यूमिनियस प्लांट्स उगाए कि नहीं, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो गई, ठीक है। फिर वापस से वही उगाओगे, कुछ कुछ नया क्रॉप उगाओगे, है ना, वापस से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, फिर वापस से लेग्यूमिनियस प्लांट्स उगाओगे, इसलिए वापस से सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन हो जाएगी। दिस इज हाउ दिस साइकिल वर्क्स, दिस इज हाउ दिस साइकिल वर्क्स। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यस, ये एग्जांपल्स याद रखना, सारे एग्जाम के टाइम पे ये रिवीजन करोगे ना, सारी चीजें याद रखना, ठीक है। In certain areas, farmers grow crops after crops. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. मैंने समझा दिया, न्यूट्रिएंट्स की पूरी वाट लग जाती है, क्या लग जाती है, वाट लग जाती है। Land becomes unfertile. Land becomes unfertile. समझ गए, ठीक है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब कल्टीवेशन कंटिन्यूअसली तो जब तुम करते रहते हो तो क्या होता है, तो क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी पुअर हो जाती है, सॉइल की क्वालिटी क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। ये उसका इफेक्ट है, ये उसका क्या है, इफेक्ट है। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. समझ में आया, फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, फील्ड में बार बार मैन्योर डालना पड़ता है, सो दैट फील्ड्स रिप्लेनिश हो जाए, है ना, रिप्लेनिश हो जाए, वो फील्ड्स को करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, है ना। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स, ठीक है।
अगर मैन्योरिंग बराबर तरीके से नहीं हो रही है तो क्या होता है, प्लांट्स वीक हो जाते हैं। क्या होता है, प्लांट्स वीक हो जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये मैन्योरिंग समझ में आया? इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स, ये उसका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएंगी प्लांट्स। ठीक है, खराब मतलब वीक प्लांट्स। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, है ना, बायोलॉजिकल वेस्ट से बनता है। मैंने क्या बोला था चैप्टर के स्टार्टिंग में, मैन्योर कैसा होता है, मैन्योर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो नेचुरल वेस्ट से बनता है। नेचुरल वेस्ट को सड़ा के ऐसी चीजों से बनता है मैन्योर, क्योंकि उसके अंदर वो हाई इन नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, हाई इन नाइट्रोजन। ठीक है, अंडरलाइन करो। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज। यस, उसके डीकम्पोजिशन से बनता है। द डीकम्पोजिंग इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डीकम्पोज कर देते हैं। द डीकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। हाँ, जो भी डीकम्पोज मैटर बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं उसको। उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बोला जाता है। ठीक है,